भारत के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी अपनी एक यात्रा पे थे और एक व्यक्ति जो भारत के एक अधिकारी होते हैं उनसे कहते हैं कि इस दाढ़ी वाले की जिंदगी की सबसे बड़ी गलती है। नमस्कार, मेरा नाम है आनंद कौशल। दी ऑफिसर्स एकेडमी के इस खास चैनल आईएसपीसीएस बाय दी ऑफिसर्स एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि मेरे इंट्रो से समझ गए होंगे कि मैं किसी व्यक्ति या किसी अधिकारी की बात कर रहा हूं। ये जो कटाक्ष था किसी प्रधानमंत्री का था। मैं किसी और व्यक्ति की बात नहीं कर रहा। मैं भारत के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी के द्वारा बोले गए इन बातों को और भारत के पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त टीएन शेषन की बात करने वाला हूं। टीएन शेषन कौन थे? टीएन शेषन की राजनीतिक यात्राएं क्या थी? टीएन शेषन क्या सोचते थे? भारत का विजन क्या था? चुनाव आयोग की सुधारें क्या थी? जब आज बिहार में चुनाव है तो वैसे में टीएन शेषन का नाम लेना ज्यादा उचितकर होता है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से टीएन शेषन हमारे देश के लिए, हमारे लिए बहुत जरूरी एक हस्ती हो जाते हैं। ऐसी बहुत सारी कहानियां हैं जो टीएन शेषन मुख्य चुनाव आयुक्त से संबंधित है। मुख्य चुनाव आयुक्त बहुत सारी बातों को आप जानते हैं कि चाहे वो चुनावी सुधार से संबंधित बातें हो या चुनाव के मद्देनजर वाली बातें हो, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी मार्मिक या बहुत महत्वपूर्ण चीजें हो जाती है। अगर टीएन शेषन की बात करें तो अगर भारत में चुनाव आयोग ने जब जब अपनी बातें करी और जब जब चुनाव आयोग के सुधार की गुंजाइश होगी, बातचीत होगी, तो टीएन शेषन का नाम भी आएगा। अब मैंने अपने इंट्रो में आपको बताया कि राजीव गांधी ऐसा क्यों कह रहे थे, क्योंकि टीएन शेषन का चुनाव स्वर्गीय चंद्रशेखर सिंह करते हैं। वही स्वर्गीय चंद्रशेखर सिंह जो बलिया के बाबू चंद्रशेखर सिंह थे और भारत के पूर्व प्रधानमंत्री थे। राजीव गांधी कहते हैं क्योंकि टीएन शेषन के उनके साथ अच्छे संबंध होते हैं, ताल्लुकात होते हैं, इसीलिए वो इन बातों को कहते हैं कि उस दाढ़ी वाले की जिंदगी की सबसे बड़ी गलती होगी। टीएन शेषन जब मदुरै में जब कड़ई कनाल एक जगह है, जब उसकी भी एक कहानी बताऊंगा कि कैसे शेख अब्दुल्ला से भी संबंधित है, कैसे इन्हें लालू यादव भी कटाक्ष की भाषा में बोलते हैं, कह रहे उस टीएन शेषनवा को भैंसिया पे चढ़ा के फेंक देंगे। ये सारी बातें होती है, तो इसका मतलब है टीएन शेषन एक कड़क, एक ईमानदार और एक बहुत ही प्रतिष्ठित भारत की हस्ती है। अगर उनके बारे में बातचीत किया जाए तो आखिर टीएन शेषन थे कौन? टीएन शेषन पहले कैबिनेट सचिव रह चुके थे। दिसंबर 1990 में मुख्य चुनाव आयुक्त बनाया गया। अब इसकी भी कहानी बड़ी दिलचस्प है। चंद्रशेखर सिंह जैसे ही भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं, विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार गिरती है, उसके बाद चंद्रशेखर सिंह भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं। चंद्रशेखर सिंह ने सबसे पहले चुनावी सुधार के मद्देनजर ये बातें करी कि उन्होंने कहा कि भैया हम क्या करेंगे, तो हम एक मुख्य चुनाव आयुक्त लाएंगे। वो मुख्य चुनाव आयुक्त कौन होगा? तो टीएन शेषन होगा। टीएन शेषन के घर जब ये टीएन शेषन के बारे में बातचीत होती है तो उसमें उनका एक तरीके से आप कहा जाए कि टीएन शेषन जो है, और उस समय केंद्रीय मंत्री सुब्रमण्यम स्वामी होते हैं। सुब्रमण्यम स्वामी उनके घर पहुंचते हैं, टीएन शेषन के घर, और कहते हैं कि सर आपको क्या, आप अगला भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त बनना चाहेंगे? ऐसे में जब सारी बातचीत होती है, बातचीत का ये पूरा हुजूम उठता है, तो ये सवाल उठता है क्या आप अगला चुनाव आयुक्त बनेंगे? टीएन शेषन थोड़ा समय लेते हैं, कहते हैं मैं आपको बताऊंगा। जैसे ही सुब्रमण्यम स्वामी इनके घर से निकलते हैं, तुरंत टीएन शेषन राजीव गांधी को फोन करते हैं और मिलने का समय मांगते हैं। उन्हें आधे घंटे के भीतर समय मिलता है। टीएन शेषन सीधा राजीव गांधी के घर पहुंच जाते हैं। राजीव गांधी के घर जैसे ही टीएन शेषन पहुंचते हैं, वो पूछते हैं कि भैया क्या मुझे भारत का अगला मुख्य चुनाव आयुक्त बनना चाहिए? तो वो कहते हैं कि बिल्कुल बनिए, आपके लिए ये पद बड़ा अच्छा है। लेकिन जैसे ही टीएन शेषन को वो दरवाजे तक छोड़ने आते हैं तो कहते हैं वो सारी चीजें तो सही है, लेकिन वो दाढ़ी वाले बाबा के जिंदगी की सबसे बड़ी गलती होगी। क्योंकि राजीव गांधी के बिल्कुल वो शब्द हैं, वो दाढ़ी वाला इंसान उस दिन को कोसेगा जिस दिन उसने तुम्हें मुख्य चुनाव आयुक्त बनाने का फैसला लिया था। ये बातें कौन कर रहा है? तो टीएन शेषन के बारे में राजीव गांधी के कटाक्ष थे। वो क्यों था वो भी आगे पता चलेगा, क्योंकि आप जो चुनाव में आप देखते हैं कि जैसे आदर्श आचार संहिता लागू होती है तो वैसे ही सबों का बैनर, पोस्टर, ये सारी चीजें फट जाती है, या आचार संहिता का जो पालन है वो अलग सिरे से होने लगता है। तो ये सारी बातें कहीं ना कहीं चुनाव आयुक्त के लिए, चुनाव आयोग में इनके टीएन शेषन की महत्ता को उजागर करता है।
12 दिसंबर 1990 को देश के 10वें मुख्य चुनाव आयुक्त बने टीएन शेषन और पूर्व प्रधानमंत्री विश्वनाथ सिंह ने, क्योंकि विश्वनाथ सिंह चंद्रशेखर सिंह के पहले प्रधानमंत्री थे, वही प्रधानमंत्री जिन्होंने मंडल कमीशन की सिफारिशों को लागू किया। वो कहते हैं हमने पहले कारखानों में लॉकआउट के बारे में सुना था, लेकिन शेषन ने तो प्रजातंत्र को ही लॉकआउट कर दिया। मतलब एक व्यक्ति के बारे में एक प्रधानमंत्री की अगर ये टिप्पणी है तो कायदे से वो आदमी बड़ा ईमानदार होगा या बहुत बड़ा वो रिश्वतखोर होगा, लेकिन यहां रिश्वतखोर की बात नहीं, क्योंकि यहां लॉकआउट कहा जा रहा है और राजीव गांधी कह रहे हैं कि वो दाढ़ी वाले नेता अपनी जिंदगी को कोसेंगे कि इस व्यक्ति को हमने चुनाव आयुक्त क्यों बनाया। क्योंकि पहली बार कोई व्यक्ति जब चुनाव आयुक्त बनता है, टीएन शेषन, तो उसने भारत में चुनाव आयोग की महत्ता के बारे में बताया। उसने बताया कि चुनाव आयोग भारत सरकार का अंग नहीं है, क्योंकि चुनाव आयोग भारत सरकार बनाता है, इसलिए हम भारत सरकार के अंतर्गत नहीं आते, एक स्वतंत्र निकाय है। जो आप पॉलिटी की कक्षाओं में पढ़ते हैं कि ये क्या है, हमारा एक स्वतंत्र निकाय है, जिसके बारे में ये बातचीत चलती है। अब यहां से एक सवाल यह भी उठता है कि भाई ये वोटर आईडी कार्ड की यात्रा क्या है? क्या ये वोटर आईडी कार्ड की यात्रा भी इनसे जुड़ी है? जो आजकल आप अपने वोटर आईडी कार्ड में वो फोटो वाला दृश्य देखते हैं, वो इसमें टीएन शेषन की बहुत बड़ी भूमिका है। टीएन शेषन इस पे अड़ गए थे। इसके लिए आपको जाना पड़ेगा 1957, जब पहली बार ये पश्चिम बंगाल चुनाव में ये आइडिया आया। उस समय क्या था कि उस समय वो आइडिया उस वक्त के मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन को भी पसंद आया। ये आइडिया टीएन शेषन ने दिया था, वो उस समय मुख्य चुनाव आयुक्त नहीं थे, याद रखना है। क्यों? क्योंकि फर्जी वोटरों से चुनाव आयोग को चुनाव को निष्पक्ष और पारदर्शी बनाना। ऐसे में जब उसके बाद 1961 में कोलकाता की साउथ वेस्ट लोकसभा सीट पर चुनाव हुए, उपचुनाव, तो वहां पे इसे प्रायोगिक तौर पे इस्तेमाल किया गया। इसके तहत वोटरों को उसकी फोटोग्राफ वाली आईडी दी जानी थी। उस दौरान 3.42 लाख वोटरों में और 2.110 वोटरों को फोटो के साथ वाली वोटर आईडी कार्ड दी गई। 1962 में मुख्य चुनाव आयुक्त वीके सुंदरम ने एक रिपोर्ट जारी करके कहा कि वोटर आईडी कार्ड को लागू करना व्यवहारिक नहीं होगा। मतलब एक तरीके से ये कोलकाता के उपचुनाव में ये लागू हुआ, लेकिन ये सवाल उठने लगा क्या ये प्रायोगिक तौर पे लागू हो सकता है? तो उस समय के भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त जो वीके सुंदरम थे, उन्होंने कहा कि भैया ये लागू करना पॉसिबल नहीं है, फिजिबल नहीं है, इसीलिए हम ये सारी चीजें नहीं कर सकते। उसके बाद कहानी स्टार्ट होती है मुख्य चुनाव आयुक्त के बाद। जैसे ही शेषन फिर से एक बार मुख्य चुनाव आयुक्त बनते हैं और देश के 1990 में 10वें मुख्य चुनाव आयुक्त बनते हैं, तो वैसे ये सवाल उठने लगती है क्या ये सारी चीजें लागू हो सकती है? क्या वोटर आईडी कार्ड वाली कहानी या वो कह सकते हैं जिन निकल सकता है? तो बिल्कुल बात। तो उन्होंने कहा, शेषन इस बात पर अड़े हुए थे कि अगर सरकार फोटो वाली वोटर आईडी कार्ड की मंजूरी नहीं देती तो हम लोक प्रतिनिधित्व की धारा 37 का प्रयोग करेंगे। अब आप कहेंगे कि सर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम का नियम 37 क्या कहता है, जिसमें कहा गया कि चुनाव आगे बढ़ाए जा सकते हैं या नहीं भी कराए जा सकते। मतलब आप सोचिए, पहली बार कोई चुनाव आयुक्त है जो सीधे सीधे सरकार को धमकी दे रहा है कि भैया अगर तुम ये मेरी बातों को नहीं मानते हो तो ये चुनाव हो सकता है कि आगे कराया जाए या नहीं कराया जाए। ये दोनों चीजें, ये दोनों फेस्ट हो सकती है। इसके बारे में ये बातें कही गई है। इसका मतलब है कि ये व्यक्ति कहीं ना कहीं अपनी बातों पे अड़े रहते हैं, अपनी बातों को लोगों के सामने रखने का प्रयास करते हैं। तो सुकुमार सेन टीएन शेषन उस तरीके के नेता है। गुड मॉर्निंग आप सभी को, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? कैसे हैं आप सभी? कैसी चल रही है आप सबों की तैयारी, पढ़ाई लिखाई? चलिए गुड। इसके बाद हिमाचल के एक राज्यपाल थे जिनको गुलेश्वर अहमद, जिनको टीएन शेषन की वजह से बहुत सारी ऐसी कहानियां हैं कि आखिर टीएन शेषन का नाम क्यों लिया जाता है, हर उस कहानी को समझिए। हुआ क्या, हिमाचल प्रदेश में उस समय एक मध्य प्रदेश के भाजपा के वरिष्ठ नेता, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थे गुलेश्वर अहमद, और इनके बेटे सईद अहमद 1993 में मध्य प्रदेश की विधानसभा चुनाव में खड़े होते विधानसभा के प्रत्याशी के तौर पे। तो भैया ये पिता का मोह जो है, क्योंकि वो राज्यपाल होते हैं, तो गुलेश्वर अहमद क्या करते हैं, अपने बेटे के चुनाव प्रचार में देखते हैं राज्यपाल पे के पद पे रहते हुए। तो भाई टीएन शेषन का राज था। टीएन शेषन ने कहा कि भैया तुमने कैसे ये कर लिया? टीएन शेषन ने कहा कि आपने आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किया है, एक संवैधानिक पद का उल्लंघन किया, और इसके लिए गुलेश्वर प्रसाद को अपनी
सीट गंवानी पड़ी, वो अपने राज्यपाल पद से उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। इसका मतलब आप समझ रहे हैं। बस अच्छे हैं सर आप, बिल्कुल मैं भी अच्छा हूं, आप सभी की कृपा है। आज थोड़ी इलेक्ट्रिसिटी यहां पे नहीं है, इसीलिए परेशानी दिख रही होगी, ठीक है, क्योंकि गर्मी है तो थोड़ा सा। ठीक है, तो क्या है, वरिष्ठ नेता गुलेश्वर अहमद के बेटे सईद अहमद खां की बात होती है, कांग्रेस के नेता रहते हैं, मध्य प्रदेश कांग्रेस के। तो इसका मतलब है कि ये व्यक्ति किसी बड़े नेता को भी नहीं समझता है। तो ये बातें लोगों को, नेताओं को पहले तो लगा कि उसके बाद कि अरे ये अच्छा चुनाव आयुक्त है, लेकिन उसके बाद वो कोसने लगते हैं। लेकिन देखिए, अगर मैं बार बार कहता हूं, अगर लोकतंत्र को जीवित रखना है, लोकतंत्र को जीवंत रखना है, तो आपको ऐसे अधिकारियों को लोगों के सामने लाने पड़ेंगे, ऐसे अधिकारियों को समाज के बीच लाना पड़ेगा जो कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजों पे बातचीत कर रहे हैं, जो किसी ना किसी तरीके से उन सारी चीजों पे ध्यान दे रहे हैं। ठीक है, उसके बाद है कि लालू यादव और शेषन के बीच का क्या मामला है। बिहार चुनाव है, तो ये समझिए, लालू यादव और टीएन शेषन के बीच भी कहा जाता है कि पूरे राजनीतिक इतिहास में लालू यादव को जिस व्यक्ति ने सबसे ज्यादा परेशान किया होगा, तो वो टीएन शेषन है। ठीक है, वो क्या है, टीएन शेषन है। ठीक है, तो ये चीज समझना है। 1995 का ऐतिहासिक चुनाव रहा बिहार में, और लालू यादव शेषन को लगातार गरियाते रहे, लानते देते रहे, क्या कहते रहे, शेषनवा को भैंसिया पर चढ़ा के गंगा जी में हिला देंगे। ये लालू यादव के उस समय बीबीसी के ये शब्द हैं, बीबीसी में उनके दिए हुए इंटरव्यूज के ये शब्द हैं, कि इसका मतलब है कि दोनों के बीच तनातानी थी, और टीएन शेषन वो चाहते थे कि निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव हो। एक वाक्य जो कुरैशी साहब हैं वो भी सुनाते हैं, और ये पूरा मामला क्यों हुआ था, क्योंकि मुख्य चुनाव आयुक्त एसवाई कुरैशी पहले भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त रह चुके, एसवाई कुरैशी भी एक अच्छे मुख्य चुनाव आयुक्त रहे। तो वो अपनी कहानी में बताते हैं कि 1996 में मुझे बिहार चुनाव जाना पड़ा, बिहार के चुनाव में पर्यवेक्षक के तौर पे। उस समय वो चुनाव आयुक्त नहीं थे। होता क्या है, अभी आपने देखा होगा, जैसे ही चुनाव आयोग के डेट की सिफारिशें लागू हुई, तो ये सवाल उठने लगा कि भैया ये सारी चीजें तो सही है, लेकिन इन सारी चीजों में एक सबसे बड़ी जो बात उठती है कि आखिर किस तरीके से जो पर्यवेक्षक बन के आते हैं, अदर स्टेट के जो सीनियर मोस्ट आईएएस अधिकारी होते हैं, उन्हें पर्यवेक्षक की भूमिका में बुलाया जाता है। तो उसी तरीके से इन्हें एसवाई कुरैशी को बुलाया गया, और एसवाई कुरैशी को टीएन शेषन ने कहा कि तुम्हें चिंता होने की बात नहीं, बस तुम्हारे आसपास कुछ बम फटेंगे। और कुरैशी साहब कहते हैं कि हमारे साथ ऐसा ही हुआ था, जब हम पर्यवेक्षक की भूमिका में गए तो हमारे अगल बगल बम फूटा था। तो ये कहीं ना कहीं चुनाव को लेके, ये चुनाव की चिंताओं को लेके ये चीजें कहनी पड़ रही है। इसी तरह एक वाक्य और है, प्रणब मुखर्जी आप जानते हैं भारत के पूर्व राष्ट्रपति रहे, उनको भी अपनी सीट टीएन शेषन के कारण गंवानी पड़ी। कहानी क्या हुआ, उस समय आप जानते हैं 1993 की शुरुआत में एक बहुत बड़ा घोटाला हुआ था, जिसे हर्षद मेहता कांड कहते हैं, या प्रतिभूति घोटाला, यानी सिक्योरिटीज स्कैम कहते हैं। ये आया था। इसके बाद जो हमारे पी चिदंबरम थे, उस समय के वित्त मंत्री थे, उन्हें स्वतंत्र प्रभार, उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। उसके बाद प्रणब को वाणिज्य मंत्री बनाया गया, प्रणब दा को, प्रणब मुखर्जी को भारत का वाणिज्य राज्य मंत्री बनाया गया, स्वतंत्र प्रभार। अब ऐसे में प्रणब मुखर्जी को सदस्यता तो लेनी पड़ेगी, आप भी जानते हैं 6 माह के अंतर कहीं ना कहीं सदस्यता लेनी पड़ती है। अब जैसे ही सदस्यता लेनी पड़ेगी, ये सारी बातचीत होगी, तो ये सवाल प्रणब मुखर्जी को अब लेना था। लेकिन उस समय क्या हुआ कि 6 महीने के अंतर पश्चिम बंगाल से 2 सीटों के लिए राज्यसभा का चुनाव होना था। तभी एक पेच फंसा। पेच क्या फंसा कि मुख्य चुनाव आयुक्त टीएन शेषन 2 अगस्त 1993 को 17 पेज का आदेश जारी करते हैं। वो क्या कहते हैं कि चुनाव आयोग की शक्तियों को मान्यता नहीं देती तो देश में कोई चुनाव नहीं होगा। उनका कहना था वही वोटर आईडी कार्ड वाला मामला कि हम अनुच्छेद 37 का प्रयोग करेंगे, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के नियम 37 का प्रयोग करेंगे। क्यों प्रयोग करेंगे? क्योंकि अगर सरकारें हमारी बात नहीं मानती, और उस समय यही पेच फंसा और वो अपनी बात पे अड़िग रहे, जिसकी वजह से प्रणब मुखर्जी को वो पद गंवाना पड़ा। तो इसका मतलब क्या है कि टीएन शेषन इस मामले में, इसीलिए टीएन शेषन कहते भी हैं, इस घटना को उस वक्त के पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री थे ज्योति बसु, उन्होंने कहा कि देखो भाई वो पागल कुत्ता है। और कुछ लेके सुरक्षा को लेके भी सवाल उठता है। एक वाक्य ऐसा भी है कि राजीव गांधी की सुरक्षा, उस समय चुनाव आयुक्त नहीं थे, ये कैबिनेट सचिव भी रह चुके, तो टीएन शेषन उस समय राजीव गांधी की सुरक्षा पे थे।
तो राजीव गांधी क्या होता है, नाश्ते पे एज यूजुअल प्रधानमंत्री को जब दिया जाता है तो पहले वो वेरिफिकेशंस के फेज से गुजरता है। तो राजीव गांधी के पास नाश्ता आया तो उसके पहले टीएन शेषन ने उस नाश्ते को खुद ही टच किया, कहा प्रधानमंत्री के पास कोई भी चीज ऐसे नहीं जाया जा सकता। और सबसे बड़ी बात कि शेषन के चुनाव मिशन से ही प्रचार के गलत तरीके रुके। जैसे क्या है कि उम्मीदवारों के खर्च पर लगाम लगा या सरकारी हेलीकॉप्टर से चुनाव प्रचार जाने पर टीएन शेषन ने रोक लगाए, दीवारों पर नारे पोस्टर चिपकाना, लाउड स्पीकर से शोर, प्रचार के नाम पर सांप्रदायिक तनाव पैदा करने वाले भाषण देना, इन सारी चीजों पे शक्ति बरती गई, इन सारी चीजों के बारे में कहा गया। तो ये टीएन शेषन ने एक बहुत बड़ा प्रयोग किया। टीएन शेषन ने ये समाज के सामने, क्योंकि हुआ क्या था, अगर आपको इंदिरा गांधी के चुनावों को याद हो जिसपे कि केस भी चला था जिसके कारण देश में आपातकाल लागू हुआ था, उसमें कहा गया था कि इंदिरा गांधी ने सरकारी मशीनरी का प्रयोग किया है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हुई है। उसके बाद है चुनौती मिली तो देखिए एक बार क्या हुआ, ये चेन्नई में ट्रांसपोर्ट कमिश्नर थे। अब जैसे ही टीएन शेषन देखिए शुरू से ही जब वो वहां के ट्रांसपोर्ट कमिश्नर थे तो उनके पास एक मामला आया। मामला क्या था, टीएन शेषन को कहा गया कि भैया एक बात बताओ, तुम टीएन शेषन को ये कहा गया कि देखो, अच्छा एक बात, टीएन शेषन को कि आप तो भाई आपको तो बस चलाना नहीं आता, आप कैसे ट्रांसपोर्ट डिवीजन को देखेंगे, ये बातें कही गई। तो जैसे ही उनके पास ये मामला आया उन्होंने बसों के इंजन खोलना लगाना सीखा, और वो कहा जाता है कि वो एक बसों की हड़ताल थी और 80 किलोमीटर तक बस को चला के लेके गए। तो अधिकारी ऐसे ही होने चाहिए जो कहीं ना कहीं बहुत सारी बातों को अच्छे तरीके से लेते हैं। ठीक है, तो ऐसी बहुत सारी कहानियां हैं टीएन शेषन के साथ। एक दूसरी कहानी है पप्पू यादव और शेषन, बिहार के बाहुबली नेता हैं पप्पू यादव। उनके साथ कहानी क्या है, हिमाचल प्रदेश के चुनाव में पंजाब के मंत्रियों के 18 बंदूकधारियों को राज्य की सीमा पार करते हुए दबोच लिया गया। उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा पर तैनात नागालैंड पुलिस ने बिहार के विधायक पप्पू यादव को सीमा पार करने नहीं दिया। इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि जब ये सारी चीजें हुई तो पप्पू यादव जी को भी धर दबोच लिया गया, क्योंकि उस समय भी पप्पू यादव जी एक बाहुबली नेता हुआ करते थे। और जब बाहुबली नेता की छवि होती है तो जाहिर सी बात है, बाहुबली नेता की जब छवि होती है तो उससे सब डरते हैं। लेकिन सर आप मेंस एग्जाम दिए होंगे ना? बिल्कुल दिए हैं, क्यों? सपना सर, एसी में रहने वाले हैं क्या आप सर? नहीं, एसी में नहीं, लेकिन देखिए होता क्या है, जब आप बंद कमरों में होते हैं ना, तो हम लोग का स्टूडियो होता है ना, नहीं तो सारे सर क्लास लेते हैं तो सबों के बीच वो गैप नहीं होता है स्टूडियो के बीच। तो जब लॉक होता है ना, पूरा एयर टाइट होता है, क्योंकि आवाज जो आपके सामने आता है वो फंबल ना हो। ठीक है, तो इसीलिए जब सारी चीजें होती है तो उसके लिए वो एसी जरूरी होता है। ठीक है, सपना। चलिए, गुड मॉर्निंग डे जी, गुड मॉर्निंग आप सभी को। बहुत बहुत गुड मॉर्निंग आप सभी। कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई, किस तरीके से चल रही है आप लोगों की पढ़ाई, ये बताना। पुनीत कैसा चल रहा है पढ़ाई, सपना, मुरनी, जो भी लोग हैं बताइए कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई। कैसी चल रही पढ़ाई? बिल्कुल गुड, चलिए गुड। तो आगे बढ़ा जाए, अब इस चीज को आगे बढ़ाते हैं सेशन को। देखिए सीधी सी बात समझिए, अगर चुनाव को लोकतांत्रिक बनाना है, चुनाव को अच्छा बनाना है, तो सीधी सी बात है चुनाव के नियम कायदे कानून को पारदर्शी बनाने पड़ेंगे। क्योंकि अगर चुनाव आयोग ठीक चल रहा है, गुड, अच्छी बात है, और तैयारी को आप बिल्कुल अमली जामा दीजिए और तैयारी को अच्छे तरीके से तैयार कीजिए, और इस तैयारी के माध्यम से आप अपनी सफलता सुनिश्चित कीजिए। ठीक है, पढ़ने पे ध्यान देना है, ठीक है, इन सारी चीजों पे ध्यान देते रहना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे की कहानी क्या है, 1992 में एक एक राज्य में 50-50 अपराधियों को लेनी पड़ी अग्रिम जमानत। हुआ क्या, देखिए जिस दौर में टीएन शेषन बने उसी दौर में बाहुबल और धनबल का भी प्रयोग हो रहा था।
तो बाहुबल का जैसे ही प्रयोग हो रहा था और धन बल का प्रयोग हो रहा था, टीएन शेषन के साथ सबसे बड़ी चुनौती थी कि किस तरीके से, ठीक है, टीएन शेषन के साथ सबसे बड़ी उस समय की सबसे बड़ी बात क्या थी कि उस समय धनबल और बाहुबल को रोकना था। क्योंकि आप एक टॉपिक जानते होंगे, कहा जाता है राजनीति में अपराधीकरण या अपराधियों का राजनीतिकरण, दो टर्म आया था पूरे राजनीतिक पॉलिटिकल हिस्ट्री में कि भाई किस तरीके से राजनीति का अपराधीकरण हो रहा है या अपराधियों का राजनीतिकरण हो रहा है। ये सवाल कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से उठा था, ठीक है। तो ये बातें जब उठी तो किसी ना किसी तरीके से जब इन बातों को देखा गया तो ये टीएन शेषन के पास सबसे बड़ा सवाल था कि भैया इन सारी चीजों पे लगाम कैसे लगाया जाए। जब इन सारी चीजों पे टीएन सेशन पे ये लगाम लगाने की बात आई तो इसके बाद ये बातचीत चलने लगी कि किस तरीके से करना है। तो टीएन सेशन ने हुक्म दिया कि जितने भी अपराधी हैं, तो जैसे चुनाव में जब आदर्श आचार संहिता लागू होता है तो कहा जाता है कि पहले से भैया तुम क्या करो, या तो अग्रिम जमानत ले लो या तुम लोग बंद हो जाओ। और ये न्यायिक मजिस्ट्रेटों को सभी को इन्होंने हुक्म दे के रखा कि भैया इस सारी चीजों पर ध्यान देना, इन सारी चीजों पर, तो इन सारी चीजों पे धनबल और बाहुबल का प्रयोग होता है। देखिए चुनावी प्रक्रिया इतना बड़ा है ना कि इसमें हर चीज पे लगाम लगाना, वैसे लगाम लगाया जा सकता है, ये कोई बहुत बड़ा यूटोपिया नहीं है, ये लगाम बहुत आसानी से बहुत सीरियस से लगाया जा सकता है। सर पीसीएस एग्जाम देने के लिए सोच रहे हैं, बिल्कुल सोचिए और एग्जाम के लिए तैयारी, सिर्फ सोचना नहीं है, उसके लिए पढ़ना है। पढ़ना क्या होता है मेरे भाई? पढ़ने को कहते हैं कि मान लीजिए अगर आपको इस पढ़ाई करनी है और तैयारी सही तरीके से करनी है तो अभी से लग जाइए। मैं रोज बताता हूं कि एनसीईआरटी पढ़िए, पॉलिटी के स्टैंडर्ड किताबें पढ़िए, जिस विषय की आप स्टैंडर्ड किताबें पढ़िए, एनसीईआरटी पढ़ना सीखिए और एमसीक्यूज लगाना सीखिए। तो उस समय टीएन शेषन ने ये सारी बातें करी और टीएन शेषन ने कहा कि भैया इन सारी चीजों को करना पड़ेगा, नहीं तो ये बड़ी दुरह वाली काम हो जाएगी। खुद टीएन शेषन का कहते हैं आई ईट पॉलिटिशियंस फॉर अ ब्रेकफास्ट, मतलब टीएन शेषन का कहना था कि मैं नाश्ते में नेता खाता। और कहा जाता है कि टीएन शेषन से भारत के प्रधानमंत्री भी घबराते थे। इसकी मानगी भी मैंने आपको बताई कि राजीव गांधी ने क्या कहा और विश्वनाथ प्रताप सिंह ने क्या कहा। और उसके बाद कहीं ना कहीं लेकिन चंद्रशेखर सिंह को इसका मलाल नहीं था, क्योंकि चंद्रशेखर सिंह भी बड़े कद्दावर नेता थे। चंद्रशेखर सिंह के बारे में कहा जाता है कि वो बलिया से आते हैं और चंद्रशेखर सिंह ने कभी भी मंत्री पद नहीं लिया, कभी भी लाल बत्ती नहीं लिया। उनका सीधा कहना था बनूंगा तो प्रधानमंत्री, नहीं बनूंगा तो कुछ भी नहीं बनूंगा। तो ये चंद्रशेखर सिंह के, तो इसीलिए ऐसे अधिकारी कोई बहुत नीडर प्रधानमंत्री होगा तो ऐसे अधिकारी को लाएगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि ये बातें अगर राजीव गांधी को मालूम थी तो चंद्रशेखर सिंह को मालूम नहीं था, चंद्रशेखर सिंह को भी ये मालूम था। इसीलिए अच्छे अधिकारी जब आप जाते हैं अपने सर्विसेज में तो लगता है कि जब कड़क रहते हैं तो उसमें बाधाएं होती है, लेकिन कड़क ऑफिसर को सभी पसंद करते हैं, पूरा राज्य जानता है, ठीक है। तो टीएन शेषन एक लाइन में कहते राजनेता या तो भगवान से डरते या तो फिर शेषन से डरते। कहने का मतलब है टीएन शेषन कहते हैं अगर राजनेता को डर होगा तो या तो मुझसे होगा या तो फिर भगवान से डर होगा, दो ही चीजों से, क्योंकि राजनेता को मुझसे डरना पड़ेगा। डरना इसलिए पड़ेगा क्योंकि वो बार बार अपनी बातों में कहते हैं कि चुनाव आयोग भारत सरकार का अंग नहीं है, ये भारत सरकार में प्रत्यक्ष और पारदर्शी और निष्पक्ष चुनाव कराने का तरीका है। बिना पूछे लोकसभा चुनाव स्थगित कर दिया। हुआ क्या, ये एक इंडिपेंडेंट बॉडी है जिसकी पहली बार उन्होंने बताया कि हम अपनी तरीके से बातचीत कर सकते हैं और हम चुनाव आयोग ही डेट फिक्स करेगा। राजीव गांधी की हत्या के बाद उन्होंने उस वक्त की सरकार से बिना पूछे लोकसभा चुनाव स्थगित कर दिया था। और दूसरा वाक्य आया था कि प्रधानमंत्री ने मुझे बुलाकर कहा कि मैं चुनाव आयोग को बता दूं कि मैं इस दिन के लिए चुनाव कराना चाहता हूं। मैंने उनसे कहा हम ऐसा नहीं कर सकते, हम चुनाव आयोग को सिर्फ ये बता सकते कि सरकार चुनाव के लिए तैयार है। आप सोचिए एक चुनाव आयुक्त को, जब आज के दौर में भी चुनाव आयोग पे बातचीत उठती है, चुनाव आयोग पे आरोप लगता है, तो उस समय टीएन शेषन को तब के प्रधानमंत्री ने जब ये बुला के कहा कि आप चुनाव आयोग को कह दीजिए कि हम चुनाव कराना है, तो उन्होंने कहा नहीं, हम सिर्फ ये कह सकते हैं कि सरकार चुनाव कराने को तैयार है। ये डेट घोषित क्या होगा, ये डेट कैसे तय होगा, ये हम बताएंगे, आप नहीं बताएंगे। एक बार की और भी बातें हैं।
जब इसी दौरान उन्होंने, क्योंकि उस समय क्या होता था, वो कहते हैं हमारे ऑफिस में पहले सभी लिफाफों पर लिख कर आता था चुनाव आयोग भारत सरकार। मैंने उन्हें साफ कर दिया कि मैं भारत सरकार का हिस्सा नहीं हूं। इसीलिए टीएन शेषन अपनी बातों में कहते हैं कि मैंने बार बार कहा कि चुनाव आयोग एक निष्पक्ष संस्था है, चुनाव आयोग के द्वारा ही हम बहुत सारी चीजों पे निष्पक्ष और भारत की संस्थाओं को मजबूत करना है, तो इन बातों पे भरोसा करना होगा। टीएन शेषन इन सारी बातों से अवगत रहते हैं, टीएन शेषन सारी इन बातों को कहते हैं। और वो कहते हैं कि एक बार की और बात है, मध्य प्रदेश का चुनाव था, बीजेपी की सरकार को भंग करने के बाद पीवी नरसिम्हा राव के सबसे ताकतवर मंत्रियों में सुकुमार अर्जुन सिंह ने कहा कि इन राज्यों में चुनाव 1 साल के बाद होंगे। टीएन शेषन ने तुरंत प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा और कहा यह काम सरकार का नहीं है, ये काम चुनाव आयोग का है और ये चुनाव आयोग बखूबी करता है। चुनाव कब कराने हैं, कौन सी तिथि को कराना है, ये चुनाव आयोग निर्धारित करेगा, ये आप नहीं निर्धारित करेंगे। इसलिए चुनाव आयोग के पास पावर है। देखिए, अधिकारी जब आते हैं तो उस पावर का प्रयोग करते हैं, उस पावर को अपने तरीके से बातचीत करते हैं। सुप्रीम कोर्ट को याद आए टीएन शेषन। एक बात अभी भी आप सभी जानते हैं कि मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कैसे होती है। उस समय भी हमारे सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने गुस्साते हुए कहा कि जब मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के लिए कोई संविधान में प्रक्रिया नहीं है तो इसमें सीजेआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को भी रखा जाए। लेकिन आप लोगों को मालूम हो कि अभी एक चयन समिति होती है, उस चयन समिति में प्रधानमंत्री होते हैं, प्रधानमंत्री द्वारा नामित एक मंत्री होता है और विपक्ष में, लोकसभा में विपक्ष के नेता होते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि आप देखिए राहुल गांधी की उसमें क्या वैलिडिटी होगी, मोदी जी होंगे, मोदी जी द्वारा नामित एक मंत्री होगा। अगर वोटिंग राइट्स की बात आए तो वो उसी के फेवर में जाएगा। टीएन शेषन भी इस बात के हिमायती थे कि इसका एक बिल्कुल एक इंडिपेंडेंट बॉडी हो, इसके लिए काम किया जाए और चुनाव आयुक्त के नामों की सिफारिश अच्छे तरीके से हो। और इसके लिए तटस्थता की स्थिति की बात भी कही, क्योंकि उन्होंने कहा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी चाहते हैं कि जो सर्वोच्च, जो मुख्य चुनाव आयुक्त की बात हो तो वो तटस्थ हो, क्योंकि आपके देश का अगर लोकतंत्र का आधार स्तंभ मजबूत करना है तो 2 बातों पर हमेशा ध्यान दीजिए। किन किन बातों पर ध्यान दीजिए? तो सबसे पहली बात है कि आपको अपना न्यायालय, आपको न्यायपालिका आपकी तटस्थ होनी चाहिए, आपका चुनाव आयोग तटस्थ होना चाहिए। ठीक है। करंट अफेयर प्लस सर पीडीएफ क्यों नहीं आता? अच्छा, पीडीएफ नहीं आता, इसकी पीडीएफ की जरूरत नहीं है, ये कहानी सुन लीजिए। ठीक है। जब भी देखिए, जब आप लोग ना खाली टाइम में होते हैं, बस एक बार इस कहानी को कान में हेडफोन लगाना है और कान में कहानी सुन लेना है, बस इतना ही करना है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं करना है। ठीक है। उसके बाद है चुनाव आयुक्त के पद की गरिमा बनाई। पहली बार उन्होंने सेंटर स्टेज में, चुनाव आयोग को सेंटर स्टेज में लाया, जिन्होंने बताया कि चुनाव आयोग है, चुनाव आयोग पे कोई सरकार कुछ भी नहीं कर सकती, ये बात। और उन्होंने कहा कि हर कोई अगर टेकन फॉर ग्रांटेड लेना चाहता है तो ये बातें गलत है, ये अवधारणा गलत है। चुनाव आयोग टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं है, चुनाव आयोग अपनी वरीयता बनाए रखना जानती है। किस तरीके से वो वरीयता मायने रखेगी? शेख अब्दुल्ला के पत्र पढ़ते थे टीएन शेषन। अब ये कहानी क्या है? कड़ई कनाल एक जगह है, हिल स्टेशन है, जहां पे शेख अब्दुल्ला को नजरबंद रखा गया। शेख अब्दुल्ला कौन है? उमर अब्दुल्ला के दादा। उमर अब्दुल्ला के पिताजी का नाम है फारूक अब्दुल्ला और फारूक अब्दुल्ला के पिताजी का नाम है शेख अब्दुल्ला। ये नेहरू जी के समय इन्हें नजरबंद किया गया था। क्यों किया गया था इन्हें नजरबंद? इसलिए किया गया था क्योंकि उस समय ये कश्मीर को भारत में विलय से दूर करना चाहते थे। और टीएन शेषन उस समय मदुरै जिले के कलेक्टर थे और उस समय क्या होता था, जब नजरबंद थे तो वो जो भी पत्र लिखते थे उस पत्र को पहले कलेक्टर पढ़ते थे। तो वैसे ही एक वाकया हुआ और शेख अब्दुल्ला ने उनको एक दिन जरूरी खत लिखने, उन्होंने कहा कि इस खत को पढ़ना नहीं है, और खत के ऊपर लिखा हुआ था डॉक्टर एस राधाकृष्णन, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो शेख अब्दुल्ला बजे विजयी मुद्रा में थे कि अब तो टीएन शेषन ये पत्र नहीं पढ़ेंगे। बस उन्होंने क्या किया, उनके सामने ही ये खत पढ़ा और कहा ये खत पढ़ना जरूरी है और इसके लिए मैं नहीं डरता। तो शेख अब्दुल्ला ने कहा कि मैं आपके इस गलत व्यवहार के लिए यहाँ पे आमरण अनशन करूंगा। तो टीएन शेषन कहते हैं कि सर बिल्कुल आपको इसकी इजाजत है और आपको इसके लिए मैं आपको बिल्कुल इज्जत के साथ, आदर के साथ मैं ये प्रयास करूंगा कि आपको कोई एक बूंद पानी भी ना दे। मतलब सोचिए अगर कलेक्टर कितना पावर है, अगर कलेक्टर बड़ा ईमानदार हो, अच्छे साफगोई से काम करना चाहे तो उसके लिए कोई भी चीज इजी नहीं है, वो काम को बड़े अच्छे ढंग से कर सकता है। ये टीएन शेषन के शब्द से सर ये मेरा कर्तव्य है कि मैं आपकी हर जरूरतों का ख्याल रखूं, मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि आपके सामने पानी का एक गिलास भी लेकर कोई ना आए।
उसके बाद टीएन शेषन जब मुख्य चुनाव आयुक्त बने तो उनके पहले के जो मुख्य चुनाव आयुक्त रहे पेरी शास्त्री के कमरे में सभी देवी देवताओं की मूर्ति थी। सबसे पहले उन्होंने अपने को सेक्युलर करने के लिए, धर्मनिरपेक्ष करने के लिए उन देवी देवताओं की मूर्ति को हटाया। आप कहेंगे सर ये कैसा, जबकि टीएन शेषन एक खुद ही धार्मिक व्यक्ति थे, बहुत ही धार्मिक व्यक्ति थे, लेकिन एक व्यक्ति का प्रोफेशनल लाइफ और व्यक्तिगत लाइफ अलग होता है। उन्होंने बिल्कुल इसको अलग रखा, क्योंकि जिस पद पे वो बैठे थे उससे पूरे भारत का प्रतिनिधित्व करना था और ये उनकी अपनी पर्सनल आस्था थी। इसीलिए उन्होंने ये ध्यान रखा कि हम अपनी आस्था का पालन करें, और उन्होंने उस समय, और यही एक अंतर होता है एक सेकुलर देश को सेकुलर बनाने के लिए, एक उदारवादी बात करने के लिए। तो कुछ ऐसे अधिकारी होते हैं, जैसे आप हमेशा किरण बेदी का नाम लेते हैं या चाहे टीएन शेषन का नाम ले लीजिए, ऐसे अधिकारी हमेशा युगों युगों में आते रहते हैं। उसके बाद टीएन शेषन का हमेशा सरकारी अफसरों, सचिवों से बिल्कुल आमना सामना होता था। जब सरकारी अधिकारी या सचिव इधर उधर की बातें करते थे तो वो उसे काम की बातों पे लेके आते थे और कहते थे कि आप जो सोच रहे हैं, जो करना चाहते हैं, वो कदापि सही नहीं है। तो इसी तरह टीएन शेषन जो भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, कहीं ना कहीं देखिए हमारे देश का जो आदर्श आचार संहिता है या सारी चीजें हैं, वो टीएन शेषन की एक बहुत बड़ी देन है। क्योंकि जब चुनाव आयोग की बात आती है, कि मैं बार बार ये चीजें कहता हूं कि लोकतंत्र को अगर मजबूत करना है, लोकतंत्र को अच्छे तरीके से लाना है, तो आपको चुनाव आयोग की बारीकियों को समझना पड़ेगा। क्योंकि अगर जनता को अपने चुनाव आयोग पे ही भरोसा ना हो कि हमारे देश में चुनाव निष्पक्ष होगा या नहीं होगा, तो जाहिर सी बात है ऐसे में चुनाव आयुक्त को बड़ा ही निडर होना पड़ता है, चुनाव आयुक्त को बड़ा ही साफ गोई से अपनी बातें रखनी होती है। ठीक है, तो इन सारी चीजों को आप समझिए, क्योंकि ये चीजें बहुत ही जरूरी है। ठीक है, मेरे ख्याल से टीएन शेषन के बारे में आपको ये बातें जान के बड़ा अच्छा लगा। ऐसे ही अब छोटी छोटी कहानियों के साथ हम रोज मिला करेंगे, और ये कहानियां आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ही आपके सामान्य जानकारी के लिए बहुत ही जरूरी होंगी। आप लोग पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार। धन्यवाद।